वेलकम टू टारगेट विथ इंडियन। नमस्कार। ज्यामिति के इस दूसरे भाग में हम लोग ज्यामिति के कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों, प्रमेयों और उनके अनुप्रयोग को हमने देखा। यहाँ पर कुछ और सूत्रों, प्रमेयों और ज्यामिति रचनाओं के बारे में विस्तार से देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के बारे में। सबसे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। किसी समतल में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह एक सामान्य डिफिनीशन है त्रिभुज का। त्रिभुज के जो अंग होते हैं वह 6 अंग होते हैं। इसकी चर्चा फर्स्ट वीडियो में हम कर चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 उसकी भुजाएं होती हैं और 3 उसके कोण होते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, 3 कोणों के आधार पर, 3 भुजाओं के आधार पर। कोणों के आधार पर जो होते हैं उसमें सबसे पहला अधिक कोणीय त्रिभुज होता है, अर्थात जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो वो अधिक कोणीय त्रिभुज होता है। और समकोणीय त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोणीय त्रिभुज कहलाता है। और न्यूनकोणीय त्रिभुज ऐसा कोण जिसका कोई भी कोण 90 अंश से बड़ा न हो वह न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। और त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है, अर्थात 180 अंश से ज़्यादा या कम नहीं हो सकता। त्रिभुज के बनने की ये भी एक शर्त होती है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल जो होता है, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, 180 अंश के बराबर ही होना चाहिए। दूसरी शर्त ये होती है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। यदि उससे छोटी हो जाए तो त्रिभुज बनाना संभव नहीं होता है। तो ये त्रिभुज के कुछ अंग और शर्तें रहीं। तो सबसे पहले हम समरूप त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समरूप और सर्वांगसम दो तरह के त्रिभुज होते हैं। समरूप का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका रूप या आकृति समान हो, और सर्वांगसम का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके अंग यानी अंग समान हो। तो समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो सकते हैं, परंतु सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हों ऐसा आवश्यक नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में देखते हैं। तो समरूप त्रिभुज होने के लिए जो शर्तें होती हैं, यानी दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि, यानी दो त्रिभुज यदि हैं, यदि वो समरूप होंगे तो उनके लिए जो दशाएं हैं यह होती हैं कि उनके संगत कोण बराबर हों। मीन्स यदि सपोज कर लेते हैं दो त्रिभुज आपके समरूप हैं तो उनके संगत कोण, यानी ये संगत कोण उसके कहलाएंगे। जैसे यह है ऊपर का ऊपर वाला और दाएं बाएं जैसे भी हो, ये संगत कोण, प्रत्येक कोण जो है यदि समान है तो वह आपका समरूप त्रिभुज होता है। दूसरी होती है उनकी संगत भुजाओं की लंबाई आनुपातिक हो। संगत भुजाओं की लंबाइयाँ जो आनुपातिक होना चाहिए, यानी इसमें जो भुजाएं क्रम से दी हुई हैं यदि उन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि यदि ये त्रिभुज हुआ और एक तीसरी भुजा के समानांतर यदि हमने एक रेखा खींच दिया तो ये अन्य दो भुजाएं यानी इसको समान अनुपात में विभाजित कर देगी। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि यदि कोई रेखा खींचते हैं और यदि दोनों भुजाओं के समान अनुपात में काटती है तो यह रेखा जो है तीसरी भुजा के समानांतर होगी। और एक शर्त इसमें यह भी है कि यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों, जैसा कि हमने समरूप त्रिभुज के लिए कहा था कि संगत कोण बराबर होंगे तो समरूप त्रिभुज होंगे और उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तभी समरूप होंगे। तो दो त्रिभुज यदि उनकी संगत भुजाएं समरूप हैं, दो संगत भुजाएं जो हैं संगत कोण बराबर हों, जैसे यह बराबर इसके हो, यह बराबर इसके, यह बराबर इसके हो, तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं, ये शर्त है। और यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजाएं आनुपातिक हो, जैसे यह इसके अनुपात में हो, यह इसके अनुपात में हो, यह इसके अनुपात में अनुपातिक हो, तो इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ रही समरूप त्रिभुज के बारे में। वैसे अभी भी बहुत सी जानकारियाँ इसमें बताई जा सकती हैं, परंतु हम लोग सूत्रों के बारे में देख रहे हैं
तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने यहाँ पर रेखांकित किया, अन्य जानकारियाँ आवश्यकता अनुसार बताई जाएंगी। इसमें पहला सूत्र देखते हैं, समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों और संगत माध्यिकाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये समरूप त्रिभुज के लिए है। जैसे ये आपके यदि समरूप त्रिभुज हैं, इसमें ए बी सी है और पी क्यू को हमने बी सी के समानांतर खींच दिया है, तो इसका मतलब अभी हमने देखा। तो इस हिसाब से ए यदि समानांतर है तो इन दो भुजाओं यानी ए बी और ए सी को समानुपात में काटेगी। इसको हम यदि बाहर निकाल लेते हैं इन त्रिभुजों को, जैसे ए पी क्यू, ऊपर वाला ए पी क्यू है और इसकी हाइट h1 है, और ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है, इसकी हाइट h2 लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ए पी बटे ए बी, यानी ये है ए पी बटे ए बी बराबर पी क्यू बटे बी सी बराबर ए क्यू बटे ए सी बराबर h1 बटे h2 बराबर m1 बाई m2। m1 m2 इनकी माध्यिकाएँ हैं। माध्यिकाएँ मतलब जो मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा। इससे पूर्व की वीडियो में हमने माध्यिकाओं को देखा था कि माध्यिकाएँ दो संबंधी एक के अनुपात में काटती हैं, यानी ऊपर वाला भाग जो होता है 2 होता है, नीचे वाला भाग 1 के अनुपात में होता है। वो जहाँ मिलती हैं उनका केंद्रक कहलाता है। और त्रिभुज की माध्यिकाएँ संगामी होती हैं, अर्थात एक बिंदु से गुजरती हैं। तो इसको हमने पूर्व की वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ पर हम उससे आगे की जानकारी को लेते हैं। दूसरा सूत्र इसमें होता है, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं, संगत ऊंचाइयों और संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी हमने उसी चित्र का उपयोग किया, ए बी सी और पी क्यू। पी क्यू को बी सी के समानांतर खींचा है, अर्थात यह जो पी क्यू होगा ए बी को समानुपात में काटेगा और ए सी को भी समानुपात में काट रहा है। तो यहाँ पर यानी त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाला जो है उसका क्षेत्रफल बटे पूरे त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर ए पी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए क्यू स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर h1 स्क्वायर बटे h2 स्क्वायर बराबर m1 स्क्वायर बटे m2 स्क्वायर। यानी यह सूत्र रहा समरूप त्रिभुज के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो पी क्यू है वह बी सी बाई 2 होगा, यानी तीसरी भुजा की जो समानांतर है उसका आधा होगा, यानी बी सी बाई 2 है। इसमें यदि हम त्रिभुज को बना दें, यानी त्रिभुज जो बनेगा यह पी क्यू आर जो बनेगा, यानी इसके अंतर्गत ये पी क्यू आर जो त्रिभुज दिख रहा है उसका परिमाप जो होगा वह हाफ है, यानी पूरे त्रिभुज के परिमाप का आधा होगा। नेक्स्ट है, किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में त्रिभुज के केंद्रक से त्रिभुज के शीर्षों से मिलाया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। यानी केंद्रक है, केंद्रक जो होता है हमने देखा था कि माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होगा वह उसका केंद्रक कहलाएगा। तो केंद्रक से यदि हम शीर्षों को मिला दें तो यहाँ जो त्रिभुज बनेंगे वो बराबर भागों में, अर्थात इन तीनों भागों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तीनों जो त्रिभुज, 3 त्रिभुज जो बने हैं आपस में बराबर होंगे और तीनों का योग कर दें तो ये 3x हो जाएगा, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल 3x हो जाएगा। और 3x है तो प्रत्येक का x हो जाएगा। इसके बाद ए बी सी है, शीर्ष सम्मुख भुजा की यदि माध्यिका यानी ए डी माध्यिका गिराया जाए या बी सी पर माध्यिका ए डी मिलाया जाए तो यह 2 बराबर त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है क्षेत्रफल में, यानी x और x, पूरा क्षेत्रफल 2x होगा तो ये x में डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ए बी सी एक त्रिभुज है और हमने क्या किया कि पी क्यू बी सी के समानांतर खींचा है। पी क्यू जो है बी सी के समानांतर खींचा, तो ये पी क्यू जो है भुजा ए बी और ए सी को समानुपात में काटेगी। इसको हमने देखा समरूप त्रिभुज की शर्त के अनुसार। तो यहाँ पर पी क्यू जो होगा ये समानुपात में बांट रहा है, अर्थात तो भुजाओं को विभाजित कर रहा है, यानी ए सी को 2 भागों में बांट रहा है और ए बी को भी 2 भागों में बांट रहा है। इस दशा में ऊपर वाला भाग जो होगा, इन ऊपर वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा x होगा और संपूर्ण जो त्रिभुज ए बी सी उसका 3x होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि दोनों का अनुपात यदि हम देखें, त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल अनुपात संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल वो एक संबंधित 4 के अनुपात में होगा। कहने का मतलब पूरा क्षेत्रफल यदि 4x है तो ऊपर वाला x होगा, नीचे वाला ऊपर वाला x होगा और जो नीचे वाला होगा वो 3x होगा। नीचे वाला जो होगा वो एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण कर देगा, यानी समलंब चतुर्भुज होगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होंगी और बीच के दो रेखाएं उनको मिलाएंगे तो ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल 3x होगा। ऊपर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो x होगा और संपूर्ण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 3x प्लस x यानी 4x हो जाएगा और इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:4 यानी एक संबंधित 4 के अनुपात में यह होगा। और इसी को इस रूप में देखें ABC और इसको जो PQR है उसको मिलाकर एक त्रिभुज PQR बना दें तो यहाँ जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं आपका ये PQ हम रख लेते हैं, PQR नाम इसका कर देते हैं जैसे कि ऊपर था। तो यहाँ पर प्रत्येक जो 4 भाग में बट रहा है प्रत्येक का जो क्षेत्रफल x होगा यानी सभी समान अनुपात में हो गए, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में विभाजित होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिभुज ABC है और वहीं PQ है और इसको यानी Q को C से और B को P से मिला देते हैं तो उसका कटान बिंदु यदि कैपिटल G दिखाया गया है तो इसमें है शीर्ष B व C से सम्मुख भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं हैं, यानी माध्यिकाएं हैं। तो त्रिभुज GPQ यानी GPQ एक छोटा सा जो रंगीन किया गया है खड़ी पाइयों से खींचा गया उसका क्षेत्रफल बटे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/12 यानी इसका जो हिस्सा होगा 1 के अनुपात में है और यानी पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस छोटे वाले जो छायांकित भाग है उसका 12 गुना होगा, या फिर जो छोटा छायांकित भाग है ये पूरे त्रिभुज का 12वां भाग होगा। इससे पूर्व अभी हमने जानकारी के रूप में देखा कि त्रिभुज के जो 6 अंग होते हैं, 3 भुजाओं के 3 उसकी भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। इसी प्रकार से त्रिभुज 6 प्रकार का होता है, 3 भुजाओं के आधार पर 3 कोणों के आधार पर भुजाओं के आधार पर जो होते हैं यदि सभी भुजाएं समान हो तो समकोणीय त्रिभुज, 2 भुजाएं समान हो तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज और कोई भी कोण समान न हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। और कोणों के आधार पर हमने देखा यदि कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो वह अधिक कोणीय होता है, 90 डिग्री के बराबर हो तो समकोणीय होता है और 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोणीय होता है। तो इसको कैसे हम देखेंगे कि समकोणीय, अधिक कोणीय, न्यून कोणीय है उसमें संबंध क्या है इसके आधार पर। वैसे प्रत्येक त्रिभुज का जो है हम भुजाओं के आधार पर हो या चाहे कोणों के आधार पर उसका संपूर्ण जानकारी उसकी पहचान कैसे है उसको अलग से वीडियो में चर्चा कर सकते हैं या करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि सूत्रों के माध्यम से जहाँ जिसकी उपयोगिता है उसी हिसाब से हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किसी अधिक कोण त्रिभुज में, सपोज कर लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ पर जो ABC है अधिक कोण है अर्थात ये B वाला कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने वाली भुजा पर बना वर्ग, यानी अधिक कोण की जो सामने वाली भुजा उस पर बना वर्ग जो है, यानी इसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, ये शर्त यदि है तो वह आपका अधिक कोण होगा। अधिक कोण होने के लिए ये शर्त है कि यदि बड़ी वाली भुजा यानी अधिक कोण के सामने वाली जो यानी त्रिभुज में बड़ी वाली जो भुजा होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा, यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा कोण होगा उसके सामने का जो भुजा होगी सबसे बड़ी होगी, या सबसे बड़ी भुजा वाले सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। तो उसमें अधिक कोण के सामने वाली भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल से अधिक होना चाहिए तभी वो अधिक कोण होगा, और अधिक कोण के लिए यह शर्त है। और यदि किसी त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, न्यून कोण का मतलब उसमें जो कोण होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो यदि न्यून कोण है जैसे कि इसको हमने मान लिया आपका AC यानी B को हमने मान लिया कि इसमें न्यून कोण या 90 डिग्री से कम है
तो यहाँ पर इसके सामने का जो भुजा होगी AC उसका वर्ग करते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू AD होता है। कहने का आशय ये हुआ कि यदि कोण न्यून कोण है तो उसके सामने वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल से कम आना चाहिए, तभी वो न्यून कोण होगा। और यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो वह समकोणी होता है, अर्थात समकोण त्रिभुज होता है। और बड़ी वाली भुजा के सामने वाले का कोण जो 90 डिग्री का होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो उसी को हमने ये कहा कि बड़ी भुजा के सामने यानी जो बड़ा कोण है या बड़ी भुजा है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। और बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री या समकोण होता है। किसी समकोण त्रिभुज में देखते हैं क्या शर्तें होती हैं। किसी समकोण त्रिभुज, यदि कोई त्रिभुज समकोण है तो उसके लिए इसको अन्य रूप में ऐसे भी कहा जा सकता है AD इंटू DC इक्वल टू BD स्क्वायर, CD इंटू AC इक्वल टू BC स्क्वायर, AD गुणे AC बराबर AB स्क्वायर और AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC भी होता है। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये UPPSC प्री 2015 में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं CSAT में, तो ये सूत्र बहुत ही उपयोगी हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि दो समकोण त्रिभुज जिनके आधार की लंबाई आपस में बराबर हैं समान आधार पर एक ही कोण स्थित हों तो जैसे देखते हैं यहाँ पर एक ही आधार BC है, इस पर दो समकोण त्रिभुज बनाए गए हैं ABC और BCD और यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई h दिखाई गई है और ये x है और ये z है। तो इसमें यह शर्त होती है 1/y बराबर 1/x प्लस 1/z। नेक्स्ट है, यदि यानी एक त्रिभुज ABC जिसके अंतःकोण ABC के मान क्रमशः यानी ABC के मान क्रमशः त्रिभुज में जो कोण होते हैं या कोण का जो मान होता है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, यानी कोण A बराबर इसमें 30, कोण B बराबर जो होता है आपका है 60 दिया है और कोण C जो है 90 डिग्री। तो यानी जो कोण होता है कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है और भुजाओं की लंबाई जो होती है स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है। हालांकि इसमें ये नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमने जानकारी के रूप में बता दिया कि कैपिटल लेटर से कोण होते हैं। और कोण का क्रम यहाँ पर नहीं दिया हुआ कि कौन सा कोण क्या है, हमने ये सपोज कर लिया कि A 30 है, B 60 है और C 90 डिग्री का है। तो इसमें क्या पूछ रहा है उस चीज़ को देखते हैं। तो ये कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं AB BC और AC की लंबाइयाँ बताइए। यानी कोण आपका दिया हुआ है तो लंबाइयाँ पूछ रहा है। तो इसको तो इसमें AB रेशियो BC रेशियो CA इक्वल टू हो जाएगा, यानी कोणों का अनुपात साइन 90 डिग्री, साइन 30 डिग्री रेशियो साइन 60 डिग्री। साइन 90 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान कर्ण में 3/2। इसमें सबको 2 कर लेते हैं तो एक को कर सकते हैं 2/2 रेशियो और 1/2 है और ये कर्ण में 3/2 है, 2 को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 3। यानी उनकी भुजाओं का जो अनुपात है, भुजाओं का अनुपात है 2 संबंधे 1 संबंधे 1 यानी 2:1:3 होगा। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC में यदि भुजाओं की लंबाई आपके दिया AB बराबर 20, BC बराबर 21 और CA बराबर 29 तो कोण ABC यानी कोण B का मान पूछ रहा है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से है, ये जिसका मान पूछ रहा है। जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें आपका दिया है B का कोण पूछ रहा है, यानी B कोण का मान पूछ रहा है। तो जो मान पूछ रहा है उसी की भुजा को इसमें से हम घटाते हैं। इस सूत्र में कास थीटा का सूत्र होता है, कास थीटा इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 2AC। चूँकि B का मान पूछ रहा है तो B के सामने वाली भुजा को इसमें घटाते हैं तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और जिसको घटाते हैं उसको नीचे नहीं रखते हैं, हर में नहीं होता है, 2AC ये सूत्र होता है।
तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम कोण बी का मान निकाल सकते हैं। ऐसे यदि आपका ये पूछता काश ए यदि पूछता तो यह हो जाता बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc होता। और यदि काश सी पूछता यानी काश सी होता तो काश सी में हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता बटे 2ab होता। तो इस प्रकार से यदि तीनों भुजाएं दी हुई हैं तो हम तीनों कोणों को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करके। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा ए बी बी सी और सीओ की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। इस भुजाओं के संगत शीर्ष लंबों का अनुपात बताइए। थियरम होता है कि भुजाएं और संगत शीर्ष लंब व्युत्क्रम के अनुपात में होते हैं। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम होता है कि जो भुजाएं होती है संगत शीर्ष लंबों के व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं। तो ऊंचाइयों में अनुपात आपका जो हो जाएगा, ऊंचाइयों में अनुपात या संगत शीर्ष लंबों में अनुपात जो हो जाएगा भुजाओं के व्युत्क्रम होगा तो 1/8 रेशियो 1/10 रेशियो 1/12। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 8, 10 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 120 होगा तो 120 का प्रत्येक में गुणा कर देते हैं तो 15 × 120 15 हो जाएगा। और इसमें 120 का गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। इसमें 120 गुणा करेंगे 10 यानी 15 रेशियो 12 रेशियो 10 के अनुपात में उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। यदि इस शर्त में इस तरह का त्रिभुज दिया गया हो ए बी सी और ए बी पर क्यू सी हो और ए सी पर आपका जो है बी पी हो और इसमें दिया हो ए बी 18 ए सी बराबर 12 और बी पी बराबर 9, तो क्यू सी ज्ञात करना हो तो इसमें होता है सूत्र यह होगा ए बी गुणे सी क्यू बराबर ए सी गुणे बी पी। इस सूत्र का प्रयोग करके हम जो ए सी भुजा पर लंब है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ए बी और उसी भुजा पर जो लंब आपका ए सी है उसका मल्टीप्लिकेशन ए सी और उसी भुजा पर लंब जो आपका बी पी है उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इस थ्योरम का प्रयोग करके हम इस सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं यदि इस तरह का क्वेश्चन आया तो। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल बताइए। इसमें सीधे सूत्र थ्योरम का प्रयोग कर देंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के वर्गों के योगफल का 3 गुना उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुने के बराबर होता है। तो ये भुजाओं के वर्गों के योगफल का हमने 3 गुना कर दिया और उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के योगफल के 4 गुना कर दिया। इसको हल करके हम उनकी माध्यिकाओं के वर्गों का योगफल प्राप्त कर लेंगे। अन्य महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार से हो और उसमें भुजा ए बी की लंबाई x और भुजा ए सी की लंबाई y हो और उनके बीच का कोण थीटा हो तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा हाफ XY sin थीटा। समबाहु त्रिभुज यदि दिया गया हो तो उसमें a बराबर जो होगा 2/√3 इंटू इन ब्रैकेट H1 प्लस H2 प्लस H3 ब्रैकेट क्लोज, जहाँ कैपिटल H इक्वल टू होगा H1 प्लस H2 प्लस H3, यानी इसको A इक्वल टू लिख सकते हैं 2√3 इंटू कैपिटल H। जहाँ A है समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें जो भुजा है वह स्मॉल a है और स्मॉल a प्राप्त करने के लिए यदि उसकी ऊंचाइयाँ हमें तीनों त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज की जो तीनों ऊंचाइयाँ हैं, तीनों शीर्षों से जो ऊंचाइयाँ उसकी खींची गई हैं वे मालूम है तो हम भुजाओं की लंबाई समबाहु त्रिभुज भुजाओं की लंबाई आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद है वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी एक वर्ग है उसके अंदर वृत्त बनाया जाए। यानी वर्ग का मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग के बारे में हमने डिटेल से एक अन्य वीडियो में उसके वर्ग परिमाप विकर्ण इत्यादि को देख चुके हैं। यहाँ पर हम संबंधित सूत्र के बारे में देखते हैं। तो वर्ग के अंतर्गत यदि कोई वृत्त बन रहा है तो वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होगी। और
यदि वर्ग के परिवृत्त कोई वृत्त बन रहा है, यानी उसके बाहर एक वृत्त बन रहा है, तो उसकी त्रिज्या होगी वर्ग के भुजा का कर्णी में, यानी वर्ग की भुजा में कर्णी में 2 का भाग कर देंगे तो वह परिवृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। देखते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में भी यानी ज्यामिति के प्रथम वीडियो में समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज के बारे में चर्चा कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर भी देखते हैं। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं तो समान हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का ना हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। और यदि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वह वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग में देखते हैं क्या इसकी समचतुर्भुज में देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो और कोई कोण 90 डिग्री का न हो। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अलग अलग लंबाई के होते हैं लेकिन एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के मिलाने पर जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वो आयत होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वो आयत होता है। जैसे ये हमने मान लिया ABC एक समचतुर्भुज है और उसके मध्य बिंदुओं को हम मिला दिया तो बीच में ये जो बना है वो आयत है। यानी परिमाप जो हो जाएगा 4 गुणे भुजा होगा, यानी जो इसका समचतुर्भुज है उसका परिमाप जो हो जाएगा 4 गुणे भुजा। और क्षेत्रफल जो होता है हाफ P1 P2, P1 और P2 इसके विकर्ण हैं, यानी क्षेत्रफल जो होगा उनके यानी समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। या क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और समचतुर्भुज में हमने कल एक सूत्र को देखा था, यानी 4a स्क्वायर इक्वल टू होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहाँ a भुजा की लंबाई है और d1 d2 क्रमशः उनके विकर्णों की लंबाइयाँ हैं। इसके बाद एक आयताकार कागज की लंबाई और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर, इस कागज से अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त काटा गया। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए और शेष बचे कागज का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का व्यास जो होगा चित्रानुसार देख सकते हैं, यह जो होगा कागज की चौड़ाई के बराबर होगा, यानी 2r इक्वल टू 28 होगा, यानी r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर में रख करके हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और यहाँ आयताकार कागज है, आयताकार कागज की जो क्षेत्रफल होता है यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हम आयत का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्योंकि आयत इसमें बड़ा है तो आयत के क्षेत्रफल में से हम वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष बचे कागज के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आयत के संदर्भ में हमने एक और सूत्र को देखा था, जैसा एक समचतुर्भुज के रूप में हमने देखा था कि 4a स्क्वायर इक्वल टू होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। वैसे आयत के लिए होगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जहाँ आपका a1 a2 आयत की लंबाई व चौड़ाई है, d1 d2 उसके विकर्ण हैं। समांतर चतुर्भुज के बारे में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज और आयत में कल हमने देखा था समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हों और समानांतर हों, पर उसका कोई भी कोण 90 डिग्री का न हो। यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो वह आयत हो जाएगा। इसमें देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं की लंबाई बराबर हो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज में आवश्यक नहीं है कि दोनों विकर्ण बराबर लंबाई के हों, लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में 2 क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश का होता है। यानी यहाँ क्रमागत यदि हम देखें, ये थीटा है तो ये थीटा बराबर होगा, आमने सामने के हैं, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो एक्स प्लस थीटा 180 डिग्री का होगा। और संपूर्ण कोण का योगफल जो होगा 360 डिग्री का होगा। समांतर चतुर्भुज में 2 क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश है। समांतर चतुर्भुज विकर्णतः सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी सम्मुख कोण हमने देख लिया आपस में बराबर होते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वह समांतर चतुर्भुज होता है। किसी समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज प्राप्त होता है वह समांतर चतुर्भुज होता है, यानी समांतर चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज प्राप्त होगा। नेक्स्ट है
यदि इस तरह से चित्र में दिखाया गया हो तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणे एच। आधार इसमें नीचे वाला ही आधार होगा, यानी त्रिभुज में हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, समकोणीय, अधिकोणीय, न्यूनकोणीय, चाहे जो भी हो, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर थीटा के सामने जो भी कोण लिया जाता है उसी के सामने वाला लंब होता है, और शेष जो आपका होगा वह आपका आधार हो जाएगा। और जो बड़ी भुजा है उसके सामने वाली जो भुजा होगी या तो फिर वह कर्ण होगी, या फिर अधिक कोण में बड़ी भुजा होगी और न्यून कोण में वह भुजा होगी। तो इस तरह से लंब आधार कर्ण को हम कोणों के आधार पर पहचान सकते हैं। तो इस चित्र के साथ क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई साइन थीटा। ऐसा सूत्र हम पीछे देख चुके हैं, इन ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये एक समांतर चतुर्भुज हो, ए बी सी डी हो, और एक्स एक्स होगा, वाई वाई होगा, तो इसमें जो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं, या इसको कह सकते हैं या टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर हैं तो ये बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। अब नेक्स्ट देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समानांतर हों और दो भुजाएं असमानांतर हों, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इस चित्र में आपका यदि इसको ए बी सी डी इंडिकेट किया जाए तो इसमें ए बी समानांतर डी सी होगा, यानी सामने वाला जो भुजा ए है और ए बी है आपस में समानांतर हैं, और इसमें ए डी और बी सी असमानांतर हैं। किसी समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखा की लंबाई समांतर भुजाओं की लंबाई के योगफल का आधा होता है। यानी इसमें जो पी क्यू है वो ए और बी के योगफल का आधा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी समलंब चतुर्भुज में विकर्ण के वर्गों का योगफल, किसी समलंब चतुर्भुज में विकर्ण के वर्गों का योगफल यानी इस प्रकार से होगा, यह होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ए बी इंटू सी डी। यानी इसको हमने अधिक कोण की प्रमेय में देखा था कि यह चीज़ होता है। और इसका क्षेत्रफल जो होगा, यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इन ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एच। एक कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल से मिलता जुलता है। कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल में यहाँ हाफ नहीं होता है, टू होता है, दुगना होता है। यहाँ भी यानी कमरे के चार दीवारों का क्षेत्रफल लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई का दुगना होता है, और यहाँ पर है इसको यानी आमने सामने की भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई का आधा होता है ये। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जो कि समान आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित हैं, यदि उनके क्षेत्रफल के मान क्रमशः एक्स वाई जेड हों तो उसमें संबंध होगा एक्स बराबर वाई बराबर टू जेड। एक आयत है, एक समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है जो एक ही समान आधार पर हैं। यानी समान आधार पर आपके तीन चीज़ें हैं, एक आयत है, एक आयत बना हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और एक त्रिभुज बना हुआ है। और यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड हों तो उसमें संबंध आपका एक्स बराबर वाई बराबर टू जेड होता है। यहाँ पर हमने देखा, यानी ये आपका चौथा था, इसको समान आधार पर एक ही समांतर रेखा पर स्थित आयत और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, इसको हमने देखा यहाँ पर। और नेक्स्ट नीचे देखा समान आधार और एक ही समांतर रेखा पर स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल में दो संबंध एक का अनुपात होता है, यानी वाई बाई जेड इक्वल टू दो संबंध एक, या वाई जो होता है जेड का दुगना होता है। और एक समचतुर्भुज में ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू 4ab स्क्वायर होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वृत्त के बारे में देखेंगे, चक्री चतुर्भुज के बारे में देखेंगे
और भी जो विशेष जानकारियाँ घन, घनाभ, बेलन, आयतन है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।